गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। पहले वाले पार्ट में हमने संधि का पहला भाग स्वर संधि पढ़ा। आज हम संधि का दूसरा भाग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और बहुत ही सरल नियमों के माध्यम से हम इस संधि को समझने का प्रयास भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह संधि और इसके नियम समझ में आए भी गए और आप जो है बड़े सरल तरीके से जो व्यक्त किए हैं उनको समझने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। तो देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है? स्वर संधि में आपने पढ़ा था स्वर मिलकर के जो स्वरों में विकार आता था स्वर संधि। यहाँ व्यंजन में व्यंजनों के संबंध में विकार मिलेगा तो वो व्यंजन संधि होगी। जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन, ये आवश्यक बात है, पहला व्यंजन वर्ण हो और दूसरा स्वर आए अथवा व्यंजन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा स्वर अथवा जो था व्यंजन कुछ भी हो तो उसमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। उसमें जो विकार आएगा वो व्यंजन का विकार आएगा। व्यंजन संधि को समझने के लिए यहाँ कुछ एक नियम दिए गए हैं, तो आइए चलो नियमों को पढ़ेंगे। तो कौन कौन से नियम है? पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या य र ल व यण वर्ण जिनको बोला जाता है ये आए या कोई स्वर आए तो क्या होगा? क च ट त प के स्थान पर मानी प्रथम वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, हो जाएगा। और तीसरा वर्ण आप सब जानते हैं, क वर्ग का तीसरा ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब हो जाता है। तीसरा वर्ण मतलब बन जाएगा। इसका एक इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, क च ट त प जमा, अब ऊपर जो पढ़ा था उसी परिभाषा को इस रूप में लिया है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर यरलव आ जाए या फिर स्वर आ जाए, माने पहले में ये दूसरे शब्द में ये, तो क्या होगा? क्या विकार आएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। और तीसरा वर्ण अभी हमने यहाँ चर्चा की थी, ग, ज, ड, द, ब, ये बन जाएंगे। आइए इसके उदाहरण देखें। जैसे वाक जमा ईश, तो ये व्यंजन का शुद्ध रूप है, हलंत लगा हुआ, तो वाक जमा ईश। तो क का क्या बनेगा? इस नियम के अनुसार तीसरा वर्ण, तो क का तीसरा बनेगा ग। तो वाग जमा ईश, क्योंकि स्वर आया है, दूसरे में बताया था स्वर आएगा, तो स्वर आया पहले में क च ट त प, तो क्या आ गया? दूसरे में कोई भी इनमें से आए तो स्वर आया, तो इनका क्या बना? वागीस। दिक जमा गज, तो ये क्या आया? तीसरा वर्ण पहले से ही आ गया, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इसी का तीसरा वर्ण माने ग और वो हलंत लगा हुआ बन जाएगा, तो दिग्गज। जगत जमा आनंद, तो जगत व्यंजन, आनंद स्वर, तो इसका तीसरा तैत है द, जग दानंद। और इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, शप जमा द, तो प आया तो प्रथम वर्ण आया, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आया तो इसका तीसरा बनेगा, तो क्या बना? तो शब्द, श इसका तीसरा, प फ ब ब, तो शब्द। और ठीक उसी प्रकार से अप जमा धी, अवधि, षट जमा योग, षड योग। तो इस प्रकार से ये नियम एक था। अब देखेंगे नियम दूसरा। तो दूसरे नियम में व्यंजन संधि में क्या है कि यदि किसी, या यूं कहें यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण जो अभी देखा था क्या है वो, क च ट त प के बाद न या मैं आ जाए, न या मैं में से कोई सा भी आ जाए तो क च ट त प मतलब प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। और इनका पंचम क्या होगा? क का पंचम ऊंग, च का य, ट का अण, त का न, प का मैं, तो इनमें बदल जाएंगे। आइए इसको भी देखते हैं। क च ट त प मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद दूसरे शब्द में न या मैं आ जाए तो क्या विकार होगा? अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण ऊंग, य, अण, न में बदल जाएगा। तो इसका उदाहरण देखेंगे। वाक जमा मैं, तो देखा प्रथम वर्ण और ये मैं,
न और मैं में से बताया था, तो ये क्या हो जाएगा कि पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो वांगमय, ये पहला पांचवें में बदल जाएगा, तो वांगमय। सट जमा मास, तो ये ठीक उसी प्रकार से वर्ग का पहला वर्ण, तय वर्ग का पहला वर्ण, ये मैं आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा, अपने ही वर्ग का, तो इस वर्ग का अणय होता है और आधा हलंत लगा हुआ, तो क्षण मास। जगत, तय आया, प्रथम वर्ग आया, प्रथम मानी तय वर्ग का प्रथम वर्ण आया या तय आया, तो और उसके बाद में न आया, तो इसका तीसरा बन जाएगा, तो तय थ द, तो जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ। तो क्या देखा कि यहाँ जगन्नाथ, तो ये तय जो था प्रथम वर्ण आया और इसका अंतिम होगा न, तो ये डबल या दो न हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अप मैं, तो अप प्रथम वर्ण आया, तो इसका अंतिम वर्ण होगा मैं, और ये भी मैं, तो अम्मय। और ठीक उसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं, सत जमा मति, सम्मति, उत जमा नयन, तो न तय का न हो जाएगा पांचवा वर्ण, उन्नयन। ठीक उसी प्रकार से अब अगला नियम देखेंगे, तीसरा, यदि मैं के बाद यर ल व मानी यण वर्ण, स है मानी उष्म वर्ण में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी। क्या है मैं, अब इसको थोड़ा सा और सरल रूप में देख लेते हैं। मैं जमा यर ल व, जो ऊपर बात कही गई है, उसके बाद दूसरी बात स है, और क्या हो जाएगा, मैं के स्थान पर, ये जो मैं आया इसके स्थान पर अनुस्वार मतलब बिंदी लग जाएगी। तो देखेंगे कैसे, संयोग, तो सम जमा योग, संयोग। फिर संरचना, तो सम ऊपर बिंदी लगा करके संरचना, सम, मैं आया पहला वर्ण मैं, और इनमें से कोई भी वर्ण अगर आगे वाले वर्णों में दिखेगा तो बिंदी ऊपर चली जाएगी, जो अनुस्वार के रूप में जानी जाती है। तो संवाद, सम जमा लगन, संलग्न, सम जमा हार, तो समाहार। तो ये था हमारा नियम 3। अब नियम संख्या 4 देखेंगे। इसमें संधि व्यंजन संधि के व्यंजन संधि का नियम संख्या 4। इसमें क्या दिया है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कौन से 25 होती है वो नीचे यहाँ चार्ट में आपको अलग से दिखा दिए गए हैं। कै से लेकर के मैं तक के वर्ण सारे आते हैं। तो मैं क्या दिया इसमें, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण माने अनुस्वार हो जाता है। आइए देखते हैं इसको भी। मैं जमा स्पर्श व्यंजन कोई सा भी इसमें से आ जाए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण कैसे बनता है देखेंगे। अहम जमा कार, तो इसका क्या बना, अहम जमा कार, तो अहंकार। किम जमा चित, तो किंचित। सम जमा गम, तो क्षमागम। इसको ऊपर बिंदी के रूप में अनुस्वार के रूप में भी ले जा सकते हैं, यही बात हमारी हो रही थी। उसके बाद में सम जमा तोष, संतोष। नियम संख्या 5। तो 5वें नियम में क्या है, यदि तय या द के बाद ल आए, यदि तय या द के बाद ल वर्ण आ जाए दूसरे भाग में शब्द के दूसरे तरफ, तो तय द ल में बदल जाता है। जो तय और द आया है वह ल में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको इससे एक बार और सरल तरीके से देख लेते हैं। तय द जमा ल, अगर तय द के बाद में ल आ जाता है तो जो ये पहले वाला तय द था ये ल में बदल जाएगा। इधर भी ल है और इधर भी ल ही हो जाएगा। तो देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे उत जमा लाश, तो ये तय आ गया और आगे ल आ गया, तो ये तय किस में बदल जाएगा, ल में, लेकिन ल कौन सा होगा, आधा, तो उल्लास। ठीक उसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, उत तय आ गया, आगे भी ल आ गया, उल्लेख, तो तत् जमा लीन, तत् तय मानी ये तय आ गया और यहाँ ल आ गया, तो ये तय ल में बदल जाएगा, तो तल्लीन। ये नियम संख्या 5। अब नियम संख्या 6 को देखेंगे, व्यंजन संधि का नियम संख्या 6। इसमें क्या दिया है, यदि तय या द के बाद, यदि तय या द के बाद ज या झ हो तो तय द ज में बदल जाता है, तय द ज में बदल जाता है। देखिएगा क्या कहा, तय द के बाद
जय झ आ जाए, तय दय के बाद जय झ आ जाए, तो जो हमारा तय दय था प्रथम शब्द में, है ना, तो वो किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। तो देखिएगा, जैसे सत जमा जन, तो क्या दिया था इसमें, पहले शब्द में जब संधि की जाती है तो आप जानते हैं दो पद हैं संधि में, पहले वाले शब्द में अगर तय आया हुआ है तो वो, और आगे जय आया हुआ है, तो ये जो तय है वह किस में बदल जाएगा, जय में। तो देखिएगा सत जन, तो सत तय का जय हो जाएगा सज्जन, और उत्झटिका, तो उत तय का जय हो जाएगा तो उज्जटिका। ठीक उसी प्रकार से हम नियम संख्या 6 के बाद 7वां देखेंगे। 7वें नियम में क्या है, यदि तय के बाद श, जिसको हम शंकर वाला बोलते हैं, या कहें जैसे स 3 माने जाते हैं, तो इन तीनों सओं को भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि कौन कौन से स कहाँ कहाँ से हैं। पहले वाला ये स, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो इसको तालव्य, फिर उसके बाद में मूर्धन्य, और ये दंते या दंतव्य श माना जाता है। तो इसको देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि तय दय के बाद श हो, तो ये स कौन सा हुआ, तालव्य स, तो तय दय का च और श का छ हो जाता है। आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तय दय के बाद में अगर ये स मतलब तालव्य श अगर आ गया तो तय दय, ये इसके बाद ये आ गया तो तय दय किस में बदल जाएगा, च में, और श का छ बन जाएगा। तय दय तो बन जाएगा च, और ये स है वो छ में बदल जाएगा। तय दय च में बदल जाएगा, श छ में बदल जाएगा। तो देखते हैं, जैसे दिया उदाहरण, उत जमा श्वास, तो ये तय के बाद में श आया है, तो ये तय तो बदल जाएगा च में, स बदल जाएगा छ में, तो क्या हो गया, उच्छ्वास। उत जमा शिष्ट, तो ये तय आया हुआ है, स उसके बाद है, तो ये तो च में बदल जाएगा, और ये स जो है ये छ में, तो उच्छिष्ट। ये नियम संख्या 7 था। अब देखेंगे नियम संख्या 8। तो 8वें नियम में व्यंजन संधि में क्या बताया है, यदि तय दय के बाद च छ हो, सीधा सा है, तय दय के बाद च छ हो तो तय दय का च हो जाता है, तय दय का च हो जाता है। देखते हैं इसको नियम को, तय दय जमा च छ, तय दय जमा च छ, तो तय दय का क्या हो जाएगा, च बन जाएगा। इस तय दय का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। उदाहरण के रूप में देखा, उत जमा चारण, तो इसका क्या बन जाएगा, च, और हलंत लगा हुआ है तो आधा च, तो उच्चारण। सत जमा चरित्र, तो ये तय ये आया तो तय का क्या बन जाएगा, च, तो सच्चरित्र, सत जमा चरित्र सच्चरित्र। नियम संख्या 9। तो 9वें नियम में यदि पहले पद के अंत में स्वर हो, यदि पहले पद के अंत में स्वर हो, माने शुरू वाले शब्द में स्वर आ जाए और कोई भी आ जाए, और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो, तो छ के स्थान पर चक्ष बन जाता है, छ के स्थान पर चक्ष बन जाता है। अब देखेंगे क्या है ये नियम। तो पहले वाले पद में स्वर आ जाए और दूसरे में व्यंजन और व्यंजन का छ आ जाए, तो ये छ किस में बन जाता है, चक्ष में। देखेंगे अनुजमा छेद, तो छ आ गया है, किस में बन जाएगा, चक्ष में, तो अनुच्छेद। आ जमा छादन, तो ये छा आ गया, पहले स्वर आ गया, तो इस छा का क्या बन जाएगा, चक्ष। क्या दिया, आच्छादन, आच्छादन। और इसमें भी ठीक वही है कि इसमें री मानी ई आई हुई है, छोटी ई, और यहाँ जो छ आया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के चक्ष, तो चक्ष मानी चक्ष, परिच्छेद। तो ये हुआ हमारा नियम संख्या 9। और 10वां नियम जो है वो क्या कह रहा है, वो और देखते हैं। इसमें दिया, यदि किसी शब्द के अंत में ए आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ जाए, ए आ नहीं आना चाहिए, मानी स्वरों की संख्या 11 है, 11 में से 2 कम कर दिए, 9 स्वरों की बात कर रहा है। तो क्या दिया, यदि किसी शब्द के अंत में ए आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे पद के आरंभ में स, दूसरे पद के आरंभ में स मतलब दंतव्य स हो,
तो स दंतव्य स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। अब इसको इस सरल तरीके से और देख लेते हैं, ये परिभाषा का ही रूप है। ए और आ को छोड़ दिया, क्रॉस लगा दिया, इसकी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है इनकी, ये दो को छोड़ के नो की बात कर रहा है। इसके बाद में दूसरे पद में से आ जाए, प्रथम पद में ये आ जाए, इनमें से कोई, दूसरे पद में से, तो ये जो स है, ये जो स है, ये जो आपका दंतव्य स है, यह जो स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभी जमा सेक, तो ये स आया था, ये से जो है अपना मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाएगा अभिषेक। ठीक उसी प्रकार से आगे नी में स्वर आया, नी ई आया, और वो छोटी यहाँ आ गया स, तो ये क्या हुआ, ये वाला जो स है माने दंतव्य जो स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो निषिद्ध। फिर तीसरा उदाहरण वि जमा सम, तो विषम। तो हमने ये जो है व्यंजन संधि के जो है 10 महत्वपूर्ण नियम देखे। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे नियम हो सकते हैं। मैंने उन्हीं नियमों को उठाया जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, या CBSE और जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं हमारी, उनमें अमूमन इन्हीं में से उदाहरण आए हुए थे। तो उन्हीं नियमों को मैंने अपने इस में शामिल किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।